और लगातार ये हमारा जो ये कॉन्क्लेव वो चल रहा है और हम अलग अलग जो मंत्री हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। हम यहाँ पर जो हेल्थ मिनिस्टर्स उनसे बातचीत के साथ साथ डॉक्टर्स के साथ भी जुड़ रहे हैं और मुझे लग रहा है कि कई ऐसी बातें हैं जो लोगों तक पहुँच पा रही हैं और कहीं ना कहीं वो अपने जीवन में अगर इस चीज़ को उतारेंगे तो इससे उन्हें बहुत ही बेनिफिट भी होने वाला है। अब हमारे अगले मेहमान कौन है पलक? बिल्कुल, मेहमान जो है वो बहुत सारे, लेकिन जो अभी मेहमान हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं वो हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं धनीराम शांडिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं और विस्तार से इनके साथ बात करेंगे कि किस तरीके से विकास का कार्य जो है वह किया जा रहा है। और साथ ही मुझे लगता है किरण राजेंद्र शुक्ला भी हमारे साथ उप मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के और साथ ही स्वास्थ्य मंत्री है, वो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। और आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मंच पर जहाँ पर आप बातचीत कर रहे हैं खासतौर से हेल्थ और स्वास्थ्य को लेकर के। सबसे पहले राजेंद्र जी आपके पास हम आएंगे और आपसे हम समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि 2047 का लक्ष्य रखा गया है कि हमें एक विकसित भारत बनाना है, लेकिन विकसित भारत तब बन पाएगा जब हम स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं बेहतर कर पाएंगे अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए। इसको लेकर के मध्य प्रदेश में आप किस तौर पे काम कर रहे हैं, किस दिशा में ये चीजें जा रही हैं आगे और बेहतर करने के लिए क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ ब्लूप्रिंट है? 2047 में सबसे पहले तो आपके माध्यम से सभी दर्शकों का मैं भी स्वागत करता हूं मध्य प्रदेश की जनता की ओर से। 2047 में विकसित भारत बनाने का लक्ष्य ही इस बात को प्राथमिकता देना है कि शिक्षा और स्वास्थ्य इन दोनों क्षेत्रों में आम आदमी को सहज तरीके से बेहतर स्वास्थ्य मिल सके और बेहतर शिक्षा मिल सके। विकास का यही तो पर्पस होता है। वैसे प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था को 11वें नंबर से 5वें नंबर पर पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है और आने वाले वर्षों में इसको तीसरे नंबर पर करके, और जब आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होंगे तो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाकर, एक आर्थिक महाशक्ति बनाकर भारत को विकसित भारत के रूप में स्थापित करना, ये जो महान लक्ष्य रखा गया है जी। उसके साथ ही हमारे ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य की सुविधाएं उसी प्रकार से उपलब्ध हो सकें जैसे हमारे जिला अस्पतालों में होती है, जैसे हमारे मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल में होती है। तो अभी मध्य प्रदेश की सरकार ने तय किया है कि हम पहले चरण में हमारे ब्लॉक लेवल पे जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, उनमें हम जो हमारे स्टैंडर्ड है इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जो भी मैन पावर की आवश्यकता है, जो भी इक्विपमेंट की आवश्यकता है, एक बड़ी चुनौती ज़रूर है कि जो विशेषज्ञ होते हैं जिनको ब्लॉक लेवल पर भेजना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन हम लोग उस पर कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से हम कुछ ऐसे अट्रैक्टिव मॉडल बना सकें जिससे के आधार पर डॉक्टर्स आसानी से 1 साल 2 साल की अपनी सर्विसेज ग्रामीण क्षेत्रों में यदि देने के लिए तैयार होते हैं जो हमारे पीजीज हैं, तो निश्चित रूप से फिर ब्लॉक लेवल पर ही जब लोगों को जिला स्तर की सुविधा मिलना शुरू हो जाएगी तो हमारे जो MMR और IMR है, बिल्कुल, जो हेल्थ पैरामीटर्स हैं, मुझे लगता है किरण ये हमारा सौभाग्य है दोनों का कि इस वक्त हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धनीराम शांडिल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि देश का विकास जो है वह एकजुट होकर होगा। और जब मैं हिमाचल प्रदेश की बात करती हूँ, पहाड़ी क्षेत्र और मुझे लगता है चुनौतियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। किस तरीके से स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसे बेहतर करने का प्रयास जो है वो सरकार की तरफ से और आपकी तरफ से किया जा रहा है? धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद जो आपने अवसर दिया आप लोगों से बात करने का, और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा की जा रही है। हिमाचल प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से इसकी संरचना कुछ ऐसी है कि हमारे ट्राइबल एरियाज भी साथ साथ में जुड़े हैं और दुर्गम क्षेत्र होने के नाते वहाँ तक स्वास्थ्य सुविधाओं को आसानी से पहुँचाना अपने में एक बहुत बड़ी चुनौती रही है, अब भी है। इसलिए लोगों को प्रदेश में उच्च स्तर की चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करें, इस ओर हमारे माननीय मुख्यमंत्री और बहुत ही कर्मठ श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उनके कुशल नेतृत्व में हम प्रयास कर रहे हैं कि उच्च स्तर की चिकित्सा सेवाएं उन सबको प्रदान की जाए
और इस दिशा में मैं सबसे पहला बताना चाहता हूँ कि जो हमारे हिमाचल प्रदेश में जो बेसिक यूनिट होता है वो होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर। प्राइमरी हेल्थ सेंटर को हम इस प्रकार से गुणवत्ता प्रदान करना चाह रहे हैं कि वहाँ पर ही ऐसी सुविधाएं मिल सकें जिससे लोगों को, जिसके लिए उनको दूर आना होता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे लोग शिमला के नज़दीक रहते हैं, तो शिमला से कोई 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर से भी लोगों को आना पड़ता है, जो अपने में एक बहुत बड़ी समस्या बन जाता है। इसलिए हम लोगों ने आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाने की एक प्रक्रिया जारी की है। लगभग 133 टेस्ट ऐसे हैं जो मुफ्त में उन्हें कैरी आउट किए जाएंगे और जिसके माध्यम से उनको बड़े बड़े अस्पतालों की बजाय उनके घर के नज़दीक, मान लो 19-20 पंचायतों का केंद्र बिंदु चुन दिया जाता है। उनमें उनको मेडिसिन, सर्जरी, गायने और जैसे रेडियोलॉजी, पेडियाट्रिक्स जैसी सुविधाएं वहीं मिलेंगी और 6 हमारे जो विशेषज्ञ हैं वहाँ पे तैनात किए जाएंगे, जिससे अभी जहाँ पे हुए लगभग 36 जगह में, हमारी 68 विधानसभा क्षेत्र हैं, तो उनमें 69 देने पड़ेंगे, बिकॉज हमारा लाहौल स्पीति 2 जगहों में बटा है जी। 2 जगहों में बटने के कारण ईस्ट और वेस्ट की वजह से उनको 2 देने पड़ेंगे, इसलिए हमारे 69 उच्च स्वास्थ्य केंद्र बनेंगे। ठीक है धनीराम जी, आपने प्राइमरी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की। हमारे साथ मध्य प्रदेश के भी स्वास्थ्य मंत्री मौजूद हैं। सर, आपसे मेरा बड़ा महत्वपूर्ण सवाल रहेगा। मध्य प्रदेश के हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मैं पढ़ रही थी तो आरोग्य सेंटर्स को लेकर एक बहुत बड़ी पहल जो है वो सरकार की तरफ से की गई है। सर, 11,000 आपका लक्ष्य था और 10,000 तो आप पार कर चुके हैं। अगर आप इस पर थोड़ी रोशनी डालिए, किस तरीके से प्राइमरी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मध्य प्रदेश में मजबूत किया जा रहा है? जो हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, जिसके बारे में अभी आपने बताया कि लगभग 11,000 हैं, उनको आरोग्य मंदिर के रूप में विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने नेशनल हेल्थ मिशन से उसको और ज़्यादा मजबूती प्रदान करने की मंशा से योजना बनाई है, जिसके आधार पर हमारे सब हेल्थ सेंटर में CHOs और ANM पदस्थ होते हैं और वहाँ पर जितने भी नेशनल हेल्थ मिशन के जो 40 से ज़्यादा प्रोग्राम चलते हैं, उसका ग्राउंड लेवल पर घर घर में हमारे जो आशा कार्यकर्ता हैं, जो हमारे ANM हैं, वो लोग वहाँ पर उसका प्रचार प्रसार करना, फिर उनको सब हेल्थ सेंटर में ले आना और फिर आवश्यकता पड़े तो उनको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में उनको पहुँचा के और उनको आगे बढ़ाना। और दूसरा, हमने हब एंड स्पोक मॉडल पर अपने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में खून की जांच की भी 65 प्रकार की जांचें हो सके, इसके लिए लैब लगाई है। जो सब हेल्थ सेंटर में उनका सैंपल कलेक्शन होता है, फिर वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में सैंपल कलेक्शन होता है, फिर वो ब्लॉक लेवल पर जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में उसकी जांच होके और फिर वो हेल्थ कार्ड उनको डिस्ट्रीब्यूट भी हम लोग करते हैं, जिससे कि लोगों को ये मालूम पड़ सके। क्योंकि राइट टू हेल्थ के साथ साथ राइट टू स्क्रीनिंग, ये हमारा इसमें फोकस है। लेकिन राजेंद्र जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे पूछूंगी। आपने प्राइमरी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, धनीराम शांडिल ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही ट्राइबल लोगों की। जब मैं ट्राइबल आदिवासी क्षेत्र की बात करती हूँ, वहाँ पर एनीमिया की एक बहुत बड़ी हम किरण देखते हैं कि दुविधा बनी रहती है, तो वहाँ तक आप कैसे स्वास्थ्य जो सुविधाएं उन्हें पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं? जी राजेंद्र जी, इन्हीं सब हेल्थ सेंटर जो हमारे हैं, उनको ट्राइबल एरिया में भी सिकल सेल एनीमिया, जो ट्राइबल्स में एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जो उनके जीवन को खराब करती है, तो उसकी भी स्क्रीनिंग हम लोग करते हैं सब हेल्थ सेंटर में। और फिर उनको हम एक कार्ड देते हैं जी, जैसे कि यदि कोई कैरियर है या कोई रोगी है, सिकल सेल एनीमिया में ट्राइबल्स में या तो वो कैरियर होते हैं या वो रोगी होते हैं जी। तो कैरियर से शादी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर बच्चे भी सिकल सेल एनीमिया के ही पैदा होते हैं। तो इसलिए उनको वाइट और येलो कार्ड देते हैं और उसकी जब मिलान होती है तो उसके आधार पर ये समझ में आ जाता है कि जैसे हम कुंडली मिलाते हैं, उसी प्रकार से उनके कार्ड मिला के और उनको फिर ये सुझाव देते हैं कि आपको यहाँ पर शादी करना उचित है कि नहीं है। और उसके साथ साथ सब हेल्थ सेंटर जो आरोग्य मंदिर है, वहाँ पर उनकी दवाइयाँ भी इस प्रकार से हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि जिससे कि वो जो रोगी हैं वो उनका रोग खत्म हो
और लंबा जीवन वो जी सके। और इसी प्रकार से ट्राइबल में और सामान्य एरिया में जो प्रधानमंत्री जनमन योजना है जी, उसके माध्यम से भी हेल्थ में नेशनल हेल्थ मिशन के माध्यम से असिस्टेंस धनीराम जी जितना भी हो सकता है वो जी। धनीराम जी और राजेंद्र जी, आप दोनों से ही मेरा एक सवाल है और बहुत ही कॉमन सवाल है जो आज जो है हर किसी के जहन में ये सवाल उठ रहा है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं जिस तरह से कोलकाता में जो स्थिति बनी और जो एक ट्रेनी डॉक्टर की हत्या हुई, तो एक राजनीति के मुद्दे के साथ सुरक्षा का विषय जो है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर उठ रहा है। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि मध्य प्रदेश में इसको लेकर के कार्य किए जा रहे हैं, राजेंद्र जी ने खुद इसको लेकर के जो है कई जो रूल्स हैं, निर्देश जो हैं उसको बनाए। लेकिन धनीराम जी, आपसे भी हम यहाँ पर यही जानना चाहेंगे कि सुरक्षा को लेकर के, क्योंकि महिला डॉक्टर की सुरक्षा बेहद जरूरी है और महिलाओं की सुरक्षा भी है, लेकिन स्वास्थ्य यानी कि रेजिडेंट डॉक्टर्स के रहने से लेकर के तमाम चीजों को कैसे सुरक्षित कर रहे हैं, क्या इसके लिए कोई प्लानिंग की गई है आप लोगों की तरफ से? बिल्कुल, बहुत ही टाइमली और महत्वपूर्ण प्रश्न उठा हमारे देश में सुरक्षा का, पर्टिकुलरली जो हमारे डॉक्टर समुदाय के लोग हैं जिन्हें हम भगवान के बाद दूसरे नंबर पर समझते हैं। हमारे प्रदेश में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम पहले भी हैं और इस एपिसोड के बाद और भी मजबूत कर दिए गए हैं। अगर लेडी डॉक्टर्स को या किसी भी हमारे नर्सिंग ऑफिसर्स को या किसी स्टाफ को रात के वक्त जाना तो लेडी पुलिस भी तैनात कर दिए गए हैं, और अदरवाइज ऑल्सो जो प्लेस ऑफ वर्क पे है वहाँ पे सुरक्षा के पूरे इंतजाम है। कोई इस प्रकार की अनहोनी घटना होने के अगर किसी प्रकार के आसार बनते हैं या कोई ऐसी घटना होने जा रही, तो हमारे पास उसके लिए इस ढांचागत सॉर्ट ऑफ नीति के अनुसार सुरक्षा पूर्ण रूप से व्यवस्थित और निश्चित कर दी गई जी। राजेंद्र जी, यही सवाल आपसे भी है, क्योंकि अभी जिस तरह से आप लोग आपकी तरफ से एक निर्देश जारी किया गया है, हम चाहेंगे कि इंडिया डेली के इस मंच के माध्यम से आप उसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। हाँ ठीक है। जो हमारे CMHOs और जो हमारे मेडिकल कॉलेज के डीन हैं, सभी को कहा गया है कि वो चाक चौबंद व्यवस्था रखें। पुलिस का जहाँ पे कमी हो उसकी अपनी डिमांड कलेक्टर को दें, जैसे कि जो मिनिमम मतलब जो रिक्वायर्ड पुलिस का सहयोग है वहाँ पर उनके पास हमेशा उपलब्ध रहे। और इसके साथ ही साथ जहाँ भी भवन में, बिल्डिंग में, कॉरिडोर में CCTV कैमरा और भी बढ़ा दिए जाएं, जो लगे हैं वो फंक्शनल रहे। और ऐसे सुनसान वाले इलाके, यदि कोई कॉलेज के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर है तो वहाँ पर CCTV कैमरा लगाएं और वो फंक्शनल रहे, इसकी चिंता करें, जिससे कि इस प्रकार के जो अपराध होने की कोई भी संभावना है वो शून्य रहे। क्योंकि वेस्ट बंगाल की घटना ने पूरे देश को हिला के रख दिया है। और जैसा कि अभी कहा हमारे हिमाचल के मंत्री जी ने भी कि भगवान के रूप में हम डॉक्टरों को देखते हैं। जब हमारे घर का कोई व्यक्ति बीमार होता है और अस्पताल में भर्ती होता है तब समझ में आता है। इसलिए उनकी सुरक्षा को लेकर कहीं भी कोई कसर न रहे। सरकार पूरी तरह से सजग और सतर्क हो गई है। बिल्कुल, क्योंकि जो हमें स्वस्थ रखने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि वे सुरक्षित रहें। धनीराम शांडल जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल रहेगा जब मैं बात करती हूँ पहाड़ी क्षेत्र की, उसमें हिमाचल प्रदेश एक राज्य है, उत्तराखंड एक राज्य है, जम्मू कश्मीर एक राज्य है। यहाँ पर हम देखते हैं कि टूरिज्म भी बहुत ज़्यादा नज़र आता है, लेकिन इसके साथ साथ रोड एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। जब भी मैं कोई ब्रेकिंग पढ़ती हूँ तो उस ब्रेकिंग न्यूज़ को पढ़ने के समय सबसे बड़ी दुविधा ये होती है कि ट्रॉमा केयर सेंटर जो है वह उपलब्ध हो 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर की दायरे के अंदर। ये किस तरीके से आप सिस्टम बना रहे हैं कि जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर ट्रॉमा केयर सेंटर जो है वह होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है 1 से 2 किलोमीटर के दायरे में? बिल्कुल ठीक आपने प्रश्न उठाया है। जहाँ तक ट्रॉमा सेंटर का सवाल हुए 1 या 2 किलोमीटर में तो मैं अभी तक नहीं कह पाऊंगा, पर इतना जरूर है कि अगर आप सोलन से चल रहे हैं तो सोलन में ट्रॉमा सेंटर है, शिमला तो इन एनी केस है, ठियोग में होगा, रामपुर में होगा और रोहडू में होगा। तो इसको और ज़्यादा इस सॉर्ट ऑफ प्रक्रिया को और आगे किया जाए, इसकी भी जरूरत है। परंतु ट्रॉमा सेंटर का होना बहुत पहले से हमारे प्रदेश में जारी हुआ है और इस बार की हमारी सरकार ने इस ओर और विशेष ध्यान दिया है। ट्रॉमा सेंटर हमारे हर मेडिकल कॉलेज के क्षेत्र में तो है ही,
परंतु उसके अलावा जितने सिविल हॉस्पिटल में उनमें भी ट्रॉमा सेंटर बना दिए गए हैं और अभी और बनने की प्रक्रिया भी जारी है। तो जब मैं ट्रॉमा सेंटर्स की बात कर रही हूँ सर, तो क्या ऐसा भी होता है कि आप रोडवेज मंत्री के साथ भी संवाद पूरा रखते हैं कि किस तरीके से रोड एक्सीडेंट्स हैं जो वो कम हो? अगर एक्सीडेंट कम होंगे तो संभावित है कि वहां पर ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी ट्रॉमा सेंटर्स की, तो ये भी कोशिश क्या की जाती है? कमांड कंट्रोल कैसे रहता है आपका? आप तक आवाज़ पहुंच रही है सर? ओके जी ओके जी ओके। जी जी। जो रोड एक्सीडेंट को रोकने की तरफ तो ये है ही इशारा। ट्रॉमा सेंटर के मैं समझता हूँ कि इसके अलावा भी ट्रॉमा सेंटर के और भी दूसरे बहुत से काम हैं। ये बात सही है कि खासकर जैसे मेडिकल टूरिज्म बढ़ने जा रहा है हमारे क्षेत्र में, मेडिकल टूरिज्म पर बहुत ज़्यादा ध्यान है, इस तरफ भी लोग चल रहे हैं और मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा है, खासकर दूसरे जो ऐसे टूरिस्ट भी आते हैं। तो ट्रॉमा सेंटर और ज़्यादा नज़दीक बनाने की तरफ हम ध्यान दे रहे हैं जैसे आपने कहा, और शीघ्र ही आई थिंक हमारे फाइनेंशियल ईयर में 3-4 और ट्रॉमा सेंटर बनने की हमारी प्लानिंग है। जी राजेंद्र जी, आपके पास हम आएंगे और आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरह से हम मध्य प्रदेश को देख रहे हैं, जब छत्तीसगढ़ उससे एक अलग हुआ तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के पास अब एक छोटा सा एरिया जो है वो बचा है जिसका विकास बहुत आसानी से हो सके, और उस दिशा में हमने देखा है कि मध्य प्रदेश ने काम भी किया है। मध्य प्रदेश उस हिसाब से, आपने भी जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद से लगातार स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से और खासतौर से ये जो अभी खासतौर से एक इशू चल रहा है उस पर भी आपने तुरंत एक्शन लेते हुए काम किया। लेकिन हम हार्ट अटैक के इशू बहुत ज्यादा मध्य प्रदेश के अंदर में बढ़ते देख रहे हैं। वैसे पूरे देश में ये इशू बढ़ रहा है, लेकिन इसको लेकर के क्या एक इक्विपमेंट से लेकर के, मेडिसिन से लेकर के तमाम चीजें जो है, या डॉक्टर्स के वेल ट्रेंड होने से लेकर के इस दिशा में क्या काम हो रहा है? नहीं, इस दिशा में एक बड़ा काम ये हुआ है कि हमारे यहाँ 4 सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पिछले 4-5 वर्षों में बन के तैयार हुए हैं ऐसे इलाके में जहाँ पर एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी और न्यूरो की सर्जरी, किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो पाता था। भोपाल या इंदौर के लिए जाना पड़ता था, या नागपुर या दिल्ली, मुंबई के लिए जाना पड़ता था। लेकिन आज सुपर स्पेशलिटी अस्पताल शुरू हो जाने के कारण हज़ारों की संख्या में, मतलब प्रतिदिन एक सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में 8 से 10 एंजियोप्लास्टी हो रही है, न्यूरो सर्जरी हो रही है। और हमारे जो 5 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, आज 14 मेडिकल कॉलेज हमारे मध्य प्रदेश में सरकारी हैं। प्राइवेट सेक्टर के तो चूँकि मध्य प्रदेश बहुत तेज़ी से डेवलप हुआ है, तो प्राइवेट सेक्टर के लोगों ने भी बहुत तेज़ी के साथ निवेश किया है। तो प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल तो अलग है ही, लेकिन हम 5 से 14 हो गए हैं जी। और इस वर्ष 3 नए मेडिकल कॉलेज हम शुरू कर रहे हैं। आने वाले वर्ष में हम 8 और नए मेडिकल कॉलेज शुरू कर रहे हैं सरकारी। और इस तरीके से मेडिकल के क्षेत्र में हमारी MBBS की और PG की सीट लगातार बढ़ने से हमारे पास डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी बढ़ रही है। और आयुष्मान कार्ड की योजना प्रधानमंत्री जी ने शुरू की है, उसके कारण आम आदमी जो गरीब होता है उसकी पेइंग कैपेसिटी भी बढ़ गई है। इसलिए प्राइवेट सेक्टर के लोग भी बहुत तेज़ी के साथ आगे आ रहे हैं। इसलिए अब हमारे मध्य प्रदेश से दूसरे प्रदेश में एंजियोप्लास्टी कराने के लिए, बाईपास सर्जरी कराने के लिए, न्यूरो सर्जरी के लिए, यूरोलॉजी से रिलेटेड किडनी के इलाज के लिए अब लोगों के जाने की संख्या काफ़ी बड़ी मात्रा में धनीराम कम जी, हो गई है। आप और इस हमारे पर क्या मध्य प्रदेश कहेंगे? में ही क्योंकि मेरी सहयोगी किरण ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा और इस पर राजेंद्र जी ने एक जवाब दिया कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, स्पेशलिस्ट जो खास तौर पर है, वो आपको अपने राज्य में ही मिल जाए, आपको किसी और राज्य में जाने की जरूरत ना पड़े। जब मैं हिमाचल प्रदेश की बात कर रही हूँ तो क्या जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, हार्ट स्पेशलिस्ट हो गया, कोई भी स्पेशलिस्ट है, वह हिमाचल प्रदेश में ही मिले, दूसरे प्रदेश में जाने की जरूरत ही ना आए पड़े? ठीक, आपने बहुत ही मैं समझता हूँ टाइमली क्वेश्चन पूछा है। हमारे पास जहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस 6 हैं और उसके अलावा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो अभी रिसेंटली बना है चमियाना में, और जिसको हम लोगों ने स्थापित करके चला भी दिया, वो वहाँ पे है। उसके साथ मेडिकल यूनिवर्सिटी हमारे नेर चौक में है, और लीव असाइड के बहुत से प्राइवेट सॉर्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन भी यहाँ पे आए जो कि सरकार के साथ मिलकर काम करना चाह रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें किसी दूसरे राज्य में जाने की आवश्यकता
नहीं है, क्योंकि हमारे पास सारे जितने भी सुपर स्पेशलिस्ट हैं, सब प्रकार की जो मतलब होनी चाहिए स्पेशलिस्ट सॉर्ट ऑफ मेडिसिन एंड स्पेशलिस्ट डिसिप्लिन, वो मौजूद है हमारे इसको। जी राजेंद्र जी, जिस तरह से अगर मैं एक डेटा के हिसाब से आपसे बात करूं कि रूरल हेल्थ स्टैटिक्स की रिपोर्ट जो आई है हमारे पास में, उसमें मध्य प्रदेश में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की आप बता रहे हैं कि अभी संख्या जो है वो बढ़ने जा रही है। 95% पद जो है फिलहाल खाली हैं, तो वहीं महिला बाल रोग विशेषज्ञ के भी जो पद हैं वो खाली हैं। तो इसको भरने के लिए या उन कमियों को पूरा करने के लिए कैसे चीज़ें चल रही हैं? नहीं, जैसा हमने आपसे बताया कि IPHS 12 इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कितने डॉक्टर्स होने चाहिए, कितने पैरामेडिकल स्टाफ होना चाहिए, इसके लिए अभी हमारी कैबिनेट ने वो नॉर्म्स को अप्रूव कर दिया है जी। और हमने PSC और जो सिलेक्शन बोर्ड होता है उसको सारी डिमांड भेज दी है। तो जैसा मैंने आपसे बताया कि हमारी कोशिश होगी कि आने वाले 2 वर्षों में जो हम करीब 30,000 ह्यूमन रिसोर्स की जो भर्ती कर रहे हैं, जिसमें से हमारे डॉक्टर्स भी बड़ी संख्या में हैं, स्पेशलिस्ट भी बड़ी संख्या में हैं, उनका सिलेक्शन करना और फिर उनको रूरल एरिया में पहुंचाना जी। क्योंकि रूरल एरिया में डॉक्टरों को पहुंचाना इस सेक्टर की, इस हेल्थ केयर सेक्टर की सबसे बड़ी चुनौती है। और डॉक्टर्स वहां पहुंच नहीं पाते हैं और यदि इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर है तो उसका यूज़ नहीं हो पाता है और फिर लोगों को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की ओर भागते हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ओवर क्राउडेड हो जाता है तो वहाँ की सर्विसेज की क्वालिटी भी प्रभावित होती है। इसलिए हेल्थ केयर सेक्टर में सबसे बड़ा काम करने की ज़रूरत है कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य की सुविधाओं को पहुँचाने में हम कितनी सफलता प्राप्त करते हैं, वो इस सेक्टर की समस्या का सलूशन भी है और इस सेक्टर की चुनौती भी है। इस चुनौती को हमने अवसर के रूप में लेके उस पर विजय प्राप्त करने का पूरी तरह से मजबूत इच्छा शक्ति के साथ हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल राजेंद्र जी, जिस तरह से कहते भी है ना कि अगर नियत है तो आप किसी भी चीज़ को पूरा कर सकते हैं और वही चीज़ यहाँ नज़र भी आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े। तो वहीं हमारे साथ धनीराम जी जो है लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे हम अपनी बातचीत को आगे भी जारी रखेंगे। पलक, ओवर टू यू। बिल्कुल धनीराम जी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब हम अलग अलग सेक्टर्स की बात करते हैं तो मुझे लगता है एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अच्छी शिक्षा मिलना और स्वस्थ रहना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जब मैं हिमाचल प्रदेश की बात कर रही हूँ, हमने ट्रॉमा सेंटर के ऊपर बात किया, प्राइमरी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी बात किया। अभी कुछ देर पहले हम राजेंद्र जी से बात कर रहे थे कि जो हमारे पास डॉक्टर्स हैं वो पर्याप्त होने चाहिए। तो किस तरीके से डॉक्टर्स को एजुकेशन दी जा रही है हिमाचल प्रदेश के अंदर और वहीं पर उन्हें नौकरी भी दी जा रही है, क्योंकि बेहद ज़्यादा ज़रूरी है डॉक्टर्स को पलायन ना करना पड़े नौकरी के लिए। ये बहुत ही सॉर्ट ऑफ मैं समझता हूँ एक महत्वपूर्ण तो है ही, और हम लोग इसी में एंगेज भी हैं आजकल। हमारी सरकार ने रीसेंट कैबिनेट मीटिंग में 2700 पद भरने का निर्णय लिया है, जिसमें डॉक्टर में विशेषज्ञ भी काफ़ी हैं। और मैं समझता हूं कि ठीक बात कही आपने कि जब उनको पढ़ा दिया जाता है, जब उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर दी तो उनको वहीं एब्जॉर्ब होने का सॉर्ट ऑफ एक होना चाहिए, ताना बना। तो हमारे पास एक प्रक्रिया होनी चाहिए कि उनको किस प्रकार से वहाँ लगाना है। तो अब चूंकि हमारे पास, जैसे हम चेन्नई से ले लेते हैं कई बार, बहुत बार अपोलो मेड से उनका जो हॉस्पिटल है उससे ले लेते हैं परामर्श, पर दैट्स टेली मेडिसिन। वो हमने वो भी प्रक्रिया शुरू की है कि भाई किस प्रकार से जो हमें नहीं आती चीज़ या जिस चीज़ में हम पीछे हैं वो हम टेली मेडिसिन के माध्यम से भी लें। तो मेरा अपना मानना है कि हमारे पास नज़दीक का जो PGI है या एम्स है दिल्ली का, उन पे भी हम निर्धारित ना रहें। इस प्रकार की प्रक्रिया हमारे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के कुशल नेतृत्व में की जा रही है। और मेरा मानना है कि 2700 पद अभी क्रिएट किए हैं, इनके साथ चलने से हमारे पास एटलीस्ट 85 to 90% हमारे जितने भी संस्थान हैं उनमें स्टाफ पूरा हो जाएगा और हमारे डॉक्टर्स भी जो आ रहे हैं उनको। सर, आपके जवाब में एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगी। अभी आपने चेन्नई का जिक्र किया, तो क्या कई दफा ऐसा भी होता है कि कोई स्पेशलिस्ट जो है वह हिमाचल प्रदेश में नहीं मौजूद होता, लेकिन आप अपनी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त रखने के लिए, बेहतर रखने के लिए वहां से रिक्रूटमेंट करते हैं, अलग अलग राज्यों से संपर्क बना के रखते हैं? जी, वो तो
वो तो रखना पड़ता है, क्योंकि जो हमारा ट्राइबल क्षेत्र है उनमें सचमुच में कई बार हम, अगर कई बार नहीं, वेदर भी खराब होता है, चॉपर कैन नॉट लैंड और समथिंग, तो इसके लिए भी जो टेलीमेडिसिन का हम लोगों, मैं आपको बताया, खासकर अपोलो हॉस्पिटल जो चेन्नई का है, वहाँ की जो हमारी जो सुविधाएं हैं विशेषज्ञ की, उनके साथ भी हमारा एक सॉर्ट ऑफ MOU हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ की जो सेवाएं हैं हम समय समय पर लेते रहते हैं, विशेषकर उन क्षेत्रों को, जैसे मैंने आपको बताया भरमौर, पांगी, सिरमौर का अगला क्षेत्र, या हमारे ऊपर रामपुर के आगे का क्षेत्र, और जितने भी ये 5-6 क्षेत्र हमारे बहुत दूर दूर के क्षेत्र हैं, जिसमें कि इस प्रकार की बहुत सी समस्याएं आती रहती हैं, और उनको हमने इस प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने के लिए ये MOU साइन किया हुआ। जी धनीराम जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक सवाल जहन में आ रहा है, क्योंकि जब मुख्यमंत्री बने थे सुखविंदर सुक्खू, तो उस वक्त में और उसके कुछ दिन के बाद में एक इंसिडेंट हुआ था कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार था, उसे उन्होंने अपना हेलीकॉप्टर दिया और एयरलिफ्ट करा करके तुरंत प्रभाव से जो है हॉस्पिटल जो है पहुंचाया गया और दिल्ली लाया गया था। तो बहुत ही ये कहें सराहनीय जो एक पहल थी मुख्यमंत्री की तरफ से वो की गई थी। इसको लेकर ये, क्योंकि हर जगह मुख्यमंत्री नहीं पहुंच सकते, हर जगह इस तरह से हेलीकॉप्टर नहीं पहुंच सकते, इसके लिए भी आपकी तरफ से कोई एक पहल की जा रही है कि ऐसी सुविधा जो है हॉस्पिटल में होनी चाहिए, जहां लाइक हम एम्बुलेंस बुला लेते हैं, फोन कॉल करके हम एम्बुलेंस बुलाते हैं और हॉस्पिटल पहुंचते हैं एयरलिफ्ट करने के लिए, क्योंकि जो प्रकृति है, हम खासतौर से हिमाचल की बात करें, पहाड़ी एरिया है, काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं, तो दिक्कतें बहुत पेश आती होंगी, तो इसको लेकर के कुछ अगर काम हो रहा। A very pertinent question that you have raised. ये बहुत बड़ा एक संवेदनशील और मानवीय कदम जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उठाया था, उसके दृष्टिगत अभी हमारे जितने भी खासकर जो सिविल हॉस्पिटल बन रहे हैं, तो मैंने अपने स्वास्थ्य मंत्री होने के बाद 3-4 हॉस्पिटल में तो खुद निरीक्षण काम किया, जिसमें हमारा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सोलन भी आता है। हमारे निर्देश हैं कि हर सिविल हॉस्पिटल में मिनिमम आप एक हेलीपैड बनाएंगे जो कि ऊपर होगा, जैसे हमारे आर्म फोर्सेज में होता है, कमांड हॉस्पिटल में या दूसरे जो महत्वपूर्ण हॉस्पिटल उनमें हमेशा हेलीपैड होता है। तो इस पर भी हम हेलीपैड बना रहे हैं, 3 या 4 में तो बनने शुरू हो गए। हम प्रयास करेंगे कि हमारे जोनल हॉस्पिटल या रीजनल हॉस्पिटल में भी इस प्रकार की सुविधाओं को हम बनाएं, ताकि खासकर उन क्षेत्रों में जैसे दूर के क्षेत्र हैं, जो जैसे ट्राइबल एरियाज हैं, उनसे भी, और एनी अदर एरिया जो जिसमें कि हमें जरूरत पड़े इवैक्यूएट करने की किसी कैजुअलिटी को, राइट अप टू आइदर PGI और एम्स, वो जा सके। ये सुविधा हमारे अगले जो सॉर्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे उनमें निहित की जा रही है, और इसको इंक्लूड करके हम लोग आगे की जो क्रिया उसमें स्वास्थ्य की जो सुविधाएं उसमें सुधार कर रहे हैं। जी धनीराम जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि अब तो हमने स्टेट गवर्नमेंट की बात की कि राज्य सरकार अपनी तरफ से क्या कुछ पहल कर रही है, सेंटर की तरफ से भी कई सारी हम स्वास्थ्य को लेकर हर रोज़ देखते हैं, कोई स्कीम जो है वह लेकर आई जाती है, तो किस तरीके का तालमेल है अभी सेंटर के साथ, क्योंकि राजनीति से परे हटकर जनता तक जो है सारी सुविधाएं जो है वे पहुंच पाए, इसके लिए क्या कुछ प्रयास किए जाते हैं सेंट्रल स्कीम्स को लेकर? हमारे पास एक नेशनल हेल्थ मिशन है जो कि बहुत बड़ी सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं हमारे केंद्रीय बजट के अनुरूप, जिसमें 90-10% से हम खर्च करते हैं। हमारे पास प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत और हिमाचल में अपने आप मुख्यमंत्री हिम केयर योजना, ये 3 योजनाओं को मैं बता सकता हूँ आपको। जैसे मैंने कहा, नेशनल हेल्थ मिशन, आयुष्मान भारत और हमारी हिम केयर योजना, इनमें भी हम सब लोगों को अपने अनुदान देने के साथ साथ केंद्र से 90% अनुदान मिल रहा है, जिसके लिए हम केंद्र के बहुत धन्यवाद देंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया धनीराम जी, हमारे साथ यहाँ पर आप जुड़े, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और सारी बातें आपने हमारे साथ यहाँ पर की है। तो पलक, ये बहुत बेहतरीन चर्चा जो है ये यहाँ पर रही है, चाहे हम राजेंद्र जी की बात करें, उनसे हमें मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी मिली, तो इसके साथ साथ हमने हिमाचल पर भी बातचीत कर ली। दिलचस्प बात है कि दोनों जो सरकारें हैं वो अलग अलग है, और इसके बावजूद भी जो है मिलकर काम जो है वो देश के विकास के लिए किया जा रहा है। लगातार हमारा हेल्थ कॉन्क्लेव जो है वो जारी है। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।